जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट चल रहा था, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। तो इस सेट में टोटल 500 प्लस क्वेश्चन है, जो सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से लिया गया है। इस कड़ी में हम लोगों ने 260 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्द हिस्ट्री की क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा, और जैसे ही हिस्ट्री खत्म हो जाता है उसके बाद ज्योग्राफी का और उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन भी अपलोड किया जाएगा। और इतना समाप्त होने के बाद तब साइंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो सारे बुक हैं जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके रखा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा और टीचर या जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 261। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? देखिए, जिस क्वेश्चन में नहीं लगा रहता है उस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का नाम जुड़ जाता है किससे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा हर 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाता था जो नियम कानून बनाता था। सॉरी, वो भारत में आके जांच करता था कि भारतीयों के लिए नियम कानून कैसा बनाना चाहिए, ताकि शासन करना चाहे लोगों के लिए भी आसान हो जाए। तो जब साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, तो इसमें इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं थे, क्योंकि ये भारतीयों के लिए ही आयोग बना था। ये 1927 में बना था और 1928 में क्या हुआ? भारत आया। तो भारतीयों ने यह डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ पर साइमन आयोग जाएंगे उसका क्या किया जाएगा? जबरदस्त विरोध किया जाएगा। जब लाहौर में साइमन आयोग पहुंचे तो वहाँ लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया, और विरोध के दौरान में क्या किया? अंग्रेजों के द्वारा से लाठी चार्ज किया गया और इन पे लाठी से क्या हो गई? ये जख्मी हो गए, और जख्मी होने के दौरान जब ये हॉस्पिटल गए तो वहाँ हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। लाठी के दौरान इन्होंने इन्होंने एक स्लोगन दिया कि मतलब अंग्रेजी हुकूमत जो हम पे लाठी वार कर रही है, ये जितने भी जख्म बन रहे हैं ये क्या होंगे? अंग्रेजी शासन के लिए अंतिम कील साबित होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को। मैजनी कौन थे? ये एक इटालियन थे। कौन थे? इटालियन थे। बाद में इटालियन का क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, और ये तानाशाह बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? इसमें पूछा गया उग्रवादी नेता। इसमें हो जाएंगे अरविंद घोष। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये डायलॉग किसका है? भगत सिंह का है। किसका है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। तो भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? एक क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी। इनको फांसी होता है 28 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। इसलिए कुछ लोग को लगता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, क्योंकि 31 में इनका क्या होता है? गांधी इरविन के बीच एक समझौता भी होता है, और इनको फांसी होती है 28 मार्च 1931 को। सॉरी, एक क्वेश्चन आता है कि मैंने भगत सिंह को फांसी की सजा किस केस में हुई थी? तो सैंडर्स की हत्या में, ना कि असेंबली में बम फेंकने के कारण। असेंबली में जब वो बम फेंके थे तो वहां से उनको अरेस्ट किया गया था, पर इनको फांसी की सजा हुई थी सैंडर्स की हत्या वाले केस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265। 265 हो गया। 266। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? जो भी गरम दल के नेता हुआ करते थे उनको लगता था कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है वो अंग्रेजों से क्या कर रहे हैं? अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इसलिए इन पे इन्होंने आरोप लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। आगे देखते हैं दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? इनको फांसी की सजा कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1898 की हुआ था। तो उस समय भारत में क्या फैला हुआ था? प्लेग। प्लेग अधिकारी कौन थे? रैंड। प्लेग अधिकारी कौन थे? रैंड और एयरस्टार्ड। कौन थे? एयरस्टार्ड। इन दोनों की हत्या के जुल्म को क्या होता है? दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा हुई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? इसमें
आगा खां और सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1905 में होती है। कहाँ पे होती है? तो ये हो जाता है ढाका में। कहाँ पे होता है? ढाका में। आगे देखते हैं, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? ये हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिम लीग के 1930 का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? इलाहाबाद में। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनते थे? ये थे मोहम्मद इकबाल। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार क्या बोलते हैं, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हैं। आगे देखते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये 1930 में हुआ था। कहाँ पे अधिवेशन हो रहा था? इलाहाबाद में। किसके अध्यक्षता में? इकबाल के अध्यक्षता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था, इसका शीर्षक क्या था? नाउ आउ नेवर आर वी लीव और पेरिस फॉर पावर। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? यहाँ पूछ रहा है दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। लाहौर के अधिवेशन 1940 में और इलाहाबाद का अधिवेशन 1930 वाला, जिसमें इकबाल थे। वहाँ पे पहली बार उन्होंने भाषण में अलग राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन जब बात सिद्धांत का हो जाएगा तो लाहौर के अधिवेशन 1940 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943। क्या हो जाएगा? डी, 23 मार्च 1943। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ठीक है, ये दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये भी सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये क्या है? उनके बारे में गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? इस क्वेश्चन में भी नहीं लगा हुआ था। क्या हो जाएगा? सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? भारत को बांटो और छोड़ के जाओ, यह नारा मुस्लिम लीग द्वारा कहाँ दिया गया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? किसके द्वारा कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां। आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1905 में। कहाँ पे होती है? तो ढाका में। कहाँ पे होती है? ढाका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। अगर किसी आंसर पे आपको डाउट होता है तो आप इस PDF में नीचे आंसर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। आप तैयारी चाहे जहाँ से करें, जहाँ से नोट्स बनाएं, जहाँ से पढ़ाई करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई कितना भी कर ले, बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, कब लगता है? 1911 में। जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, ये भारत आते हैं, इनके स्वागत के लिए भव्य दरबार हुआ था। और 1911 की ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर क्या रहेगी? दिल्ली रहेगी। किसके किसके क्रियान्वित में? तो लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है,
डिसाइड किया जाता है कि 1911 में अब भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी, लेकिन दिल्ली बनती कब है? तो 1912 में। आगे देखते हैं, ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज प्रथम ये आए थे। किंग जॉर्ज प्रथम भारत की राजधानी से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया। ऐलान करेंगे 1911 में, और 1912 में क्या हो जाएगा? दिल्ली राजधानी बन जाएगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था। कहाँ पे व्यक्त किया था? तो लखनऊ 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा, ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ये हो जाता है 1916 से लेके 1922। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? होम रूल लीग में कौन हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल लीग महाराष्ट्र में तिलक जी के द्वारा और पूरे भारत में एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये कथन किसका है? एनी बेसेंट का। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की विशेषण कब दिया गया? तो ये क्रांतिकारी आंदोलन के समय। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? होम रूल लीग की स्थापना कब हो रहा है? 1916 में। इसके प्रथम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? जोसेफ बैप्टिस्टा। किसको? जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था, कौन सा लोकप्रिय हुआ? तो होम रूल आंदोलन। कब? 1916 में। महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व तिलक जी के द्वारा किया जाता है और बाकी सभी जगह एनी बेसेंट के द्वारा इसको क्या किया गया? फैलाया गया, एनी बेसेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त किया जाए, माने शासन ब्रिटिशों का हो लेकिन खुद शासन करने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। गांधी जी द्वारा गाया गया प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता जी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया? ये अंग्रेजी पत्रकार था जो गांधी जी के साथ पीछे पीछे आंदोलन में गया और क्या किया? उसको कवर किया। ये बीपीएससी में भी एक बार पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका नाम हो जाता है वेब मिलर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो ये साउथ अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1906 में। गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में 1906 में अपने किसका क्या बोला जाता है ये सॉरी क्या पहली साउथ अफ्रीका में 1906 में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग किया था। आगे देखते हैं, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसमें हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पे गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? चंपारण में। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और 1917 में कहाँ पहुंच जाते हैं? चंपारण, जहाँ पे नील खेती के लिए विरोध कर रहे किसानों का सहयोग करते हैं। और उसके बाद 1918 में क्या करते हैं? अहमदाबाद में जो मजदूर थे उनके लिए हड़ताल करते हैं और पहली बार क्या करते हैं? भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आगे देखते हैं,
चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसमें अनुग्रह नारायण क्या थे? नहीं थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका किसके द्वारा? एन.जी. रंगा के द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरे सबसे मजबूत बचाव चला गया? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। आगे देखते हैं, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तीन कठिया मतलब होता है 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा के भूभाग पर क्या करना है? नील की खेती करना है। नील की खेती से मजदूर या किसान इसलिए ज़्यादा दुखी रहते थे क्योंकि नील की जो खेती होती है इसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती थी, और जिस भूभाग पर नील की खेती होती है उस भूभाग पर अगले 2 से 3 साल तक आप कोई दूसरी फसल को उगा नहीं सकते, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मोटी होती थी कि जिसे कोड़ कर निकालना संभव सा नहीं होता था। जब 2 साल 3 साल बाद इसकी जड़ें सड़ गल जाती थी तभी वह खेत दोबारा खेती करने योग्य होता था, और इसके एवज में पैसा भी उन्हें कम दिया जाता था। इस वजह से क्या थे, किसान काफ़ी दुखी थे। तब चंपारण में क्या करते हैं, उनके शुक्ल जी के आग्रह करने पर गांधी जी आते हैं और अंग्रेजों के सामने किसानों की बात को उठाते हैं और ये 3 कठिया व्यवस्था से क्या करते हैं, उनको मुक्ति दिलाते हैं। आगे देखते हैं, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन 1901 में। कब लिया? 1901 में। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दिनसा इल्दुल्ची वाचा। क्या नाम है? इल्दुल्ची वाचा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये काफ़ी फेमस घटना है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। इस दिन क्या हुआ था कि सारे क्रांतिकारी जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण से इकट्ठा हुए थे, और इसमें जनरल ओडायर द्वारा क्या कराया गया? अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इस बाग में एक ही गेट था जिससे आप निकल सकते थे और जिससे अंदर जा सकते थे। अंग्रेजों के माने सरकारी डाटा के अनुसार इसमें 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि भारतीय डाटा के अनुसार 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। होता है, क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेजों का मदद किया था? तो हंस राज नामक एक भारतीय थे। क्या था? हंस राज नाम एक भारतीय थे जो अंग्रेजों को क्या किया था? उन्होंने मदद किया था। और इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि? केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखते हैं, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर आ गया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके खिलाफ? तो जलियांवाला बाग जनसंहार के कारण। जनसंहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत जन की मृत्यु हुई थी। तो जलियांवाला बाग कब हुआ है? 13 अप्रैल 1930। ये डेट याद रखें क्योंकि अब वर्ष कम डेट ज़्यादा पूछता है। सॉरी, 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा 50 प्लस क्वेश्चन को। बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लोग फिर 50 प्लस देखेंगे। 2 से 3 और वीडियो आएगा जिसमें हम 550 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे ही ये बुक या ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे और फिर पॉलिटी को देखेंगे। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, ये नाम है बुक का, आधुनिक भारत के इतिहास महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? तो ये NCERT और SCERT क्लास 6 से लेकर 12 का है। ऐसे ही ये हिस्ट्री है, उसके बाद हम लोग जियोग्राफी देखेंगे और उसके बाद पॉलिटी देखेंगे। ये 3 खत्म होने के बाद तब साइंस की तरफ सोचा जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।